आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। चिराग को पशुपति की चुनौती। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बड़ी खबर यही है। चिराग को पशुपति पारस की चुनौती। हाजीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी गई है चिराग पासवान को। उनके ही चाचा ने दी हाजीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती। हाजीपुर से चुनाव लड़े। चिराग की मां को भी उन्होंने चुनौती दी, किसी भी पार्टी से लड़ने चुनाव, मैं एनडीए का उम्मीदवार रहूंगा, यह कहना है पशुपति कुमार पारस का। और चिराग पासवान को पशुपति कुमार पारस की खुली चुनौती है कि किसी भी पार्टी से लड़ने चुनाव, एनडीए का मैं उम्मीदवार रहूंगा। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरे खिलाफ लड़ेगा, जनता फैसला करेगी। आपको भी लगता है कि एकदम वो तैयारी कर ली है? वो लड़े, उनकी माँ लड़े, कोई तो लड़ेगा ना जी। ऐसा तो नहीं है कि हम रोज चुनाव जीत के चले जाएंगे, कोई तो लड़ेगा, किसी भी दल से लड़ेगा। हम एनडीए के उम्मीदवार हैं। बात होती है चिराग पासवान कौन पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, उनसे न पूछिए, वो लड़ेंगे या उनकी माँ लड़ेगी, लेकिन हम तैयार हैं। कोई लड़े, वो उनकी माँ लड़े, वो भी लड़े, कोई आपत्ति नहीं है। हाजीपुर जनता। पशुपति कुमार पारस यही नहीं रुके, चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चिराग अब परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले परिवार की बात क्यों नहीं की। उन्होंने सवाल पूछा कि चिराग पासवान रामविलास पासवान की पहली पत्नी से कैसा सलूक करते थे। उन्होंने रामविलास पासवान की पहली पत्नी को उनका अंतिम दर्शन क्यों नहीं करने दिया था और उनकी दोनों बेटियों को एयरपोर्ट पर क्यों रोका था। पशुपति कुमार पारस ने यह भी कहा कि चिराग रामविलास पासवान की पहली पत्नी को सर्वेंट क्वार्टर में रखते थे। रहे थे चिराग? हाँ, परिवार आया था। खैर मुझे जिसने पासवान जी का सब लाश आया था पटना एयरपोर्ट पर, उस परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया? उनकी पहली पत्नी थी, उनकी दोनों बेटी थी, जिसके जब साधु पासवान रोड पर सो गया था, गाड़ी के नीचे सो गया था। कि चिराग पासवान से पूछे कि उस दिन आपकी बहन नहीं थी, उस दिन आपकी माँ नहीं थी, और आज आप कहते बहन और माँ। पहले कहता था कि इसका शरीर महकता है, इसका शरीर इसके साथ नहीं बैठेंगे। उससे पूछिए कि गलत है कि सही है। सर्वेंट क्वार्टर में रखता था। तो जो कुछ भी चिराग पासवान को चुनौती देते हुए उनके ही चाचा पशुपति कुमार पारस ने कही, उस बात में जो अहम है वो हम आपको बता रहे हैं। पहली बात, चिराग पासवान और उनकी मां दोनों को चुनौती उन्होंने दी। हाजीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती चिराग को भी दी गई, उनकी मां को भी दी गई। यह कहते हुए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मैं एनडीए का ही उम्मीदवार रहूंगा। कई और खुलासे उन्होंने कर दिए कि परिवार की बात अभी चिराग पासवान कर रहे हैं, तब कहां थे जब उनकी पहली पत्नी को उनके अंतिम दर्शन से रोका गया, नहीं करने दिया गया। यह बात पशुपति कुमार पारस ने कही। पशुपति कुमार पारस ने फिर कहा कि उनकी दोनों बेटियों को एयरपोर्ट पर क्यों रोका गया। उन्होंने फिर कहा कि चिराग रामविलास पासवान की पहली पत्नी को सर्वेंट क्वार्टर में रखते थे। तो कई आरोप लगाए हैं। तो मैं एनडीए का उम्मीदवार हूं, यह साफ तौर पर पशुपति कुमार पारस ने कहा है। चुनौती दी है चिराग पासवान को। हालांकि कई सवालों का जवाब वो दे रहे थे। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो वो फिर कहते चले गए। पशुपति कुमार पारस यही नहीं रुके थे। उन्होंने कहा चिराग पासवान पर हमला बोला, कहा कि चिराग अब परिवार की बात कह रहे हैं, लेकिन पहले परिवार की बात उन्होंने क्यों नहीं की। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चिराग को पशुपति कुमार पारस की चुनौती। हाजीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है चिराग को भी, उनकी मां को भी। कहा है कि चिराग किसी भी पार्टी से लड़ लें चुनाव, मैं एनडीए का उम्मीदवार रहूंगा। इसके बाद उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के पहले जब उन्होंने परिवार की बात नहीं की, अब कर रहे हैं। सवाल उन्होंने पूछा कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी से उनके सलूक कैसे थे। उन्होंने रामविलास पासवान की पहली पत्नी को अंतिम दर्शन क्यों नहीं करने दिया, उनकी दो बेटियों को एयरपोर्ट पर क्यों रोका। फिर उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरे खिलाफ लड़ेगा, जनता फैसला करेगी। आपको भी लगता है कि एकदम वो तैयारी कर ली है? वो लड़े, उनकी माँ लड़े, कोई तो लड़ेगा ना जी।
ऐसा तो नहीं है कि हम लोग चुनाव जीत के चले जाएंगे, कोई तो लड़ेगा, किसी भी दल से लड़ेगा। हम एनडीए के उम्मीदवार हैं, बाद में चिराग पासवान कौन पार्टी के उम्मीदवार होते हैं उनसे न पूछिए, वो लड़ेंगे या उनकी माँ लड़ेगी, लेकिन हम तैयार हैं। कोई लड़े, वो उनकी माँ लड़े, वो भी लड़े, हमको आपत्ति नहीं है। हाजीपुर जो साथ गिनती गिना रहे थे चिराग पासवान। हाँ, परिवार आया था, खैर मुझे जिस दिन पासवान जी का सब लाश आया था पटना एयरपोर्ट पर, उस परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया था? उनकी पहली पत्नी थी, उनकी दोनों बेटी थी, जिसके चलते साधु पासवान रोड पर सो गया था, गाड़ी के नीचे सो गया था। कि चिराग पासवान से पूछिए कि उस दिन आपकी बहन नहीं थी। आगे बढ़ते खबरों में, सीमांचल के कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी को लेकर बयानबाजी जारी है और इस बीच जेडीयू संसदीय बोर्ड के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले को एक नया मोड़ दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया कि उर्दू विद्यालयों में छुट्टी वाकई जरूरी मुद्दा है या अनावश्यक विवाद बनाने की कोशिश है। छुट्टी वाले आपत्ति करने वालों को पता होना चाहिए कि शुक्रवार को सिर्फ उर्दू विद्यालयों में ही अवकाश नहीं होता है, संस्कृत महाविद्यालयों में भी प्रत्येक महीने की प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी रहती है। नहीं मालूम है तो संस्कृत विश्वविद्यालय के इस कैलेंडर का अवलोकन कर अपना ज्ञान बढ़ाइए प्लीज। वैसे सिर्फ मुद्दा बनाने के इरादे से बयानबाजी करनी है तो और बात है। चलिए बात करते हैं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की। उन्होंने कहा कि वे ना तो किसी को डेट कर रही हैं और ना ही अभी शादी का इरादा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अक्षरा ने कहा कि उन्हें खुद के दम पर वजूद बनाने वाला लड़का चाहिए। और अक्षरा शादी कब कर रही हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जीत जाइएगा, हम सभी की शुभकामनाएं हैं, माता पिता के लिए, हम लोग सभी के लिए, बिहारियों के लिए जीत जाइएगा। आपकी शादी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता है बिहारियों को। अरे नहीं चिंता है सर, आप उल्टा कह रहे हैं। क्यों? नहीं चिंता है, अगर मैं शादी कर ली सर तो कितने कबारे मर जाएंगे। अरे रे, जो मेरे दीवाने हैं मैं उनको नहीं मारना चाहती अभी। नहीं, ये तो मजाक हो गया। कुछ चल रहा है क्या? अरे ये मजाक पर्सनल नहीं, सवाल, ये पर्सनल सवाल है। अब देखिए, आप पहले ही मैंने कह दिया था एक्सक्लूसिव है तो हर वो बात एक्सक्लूसिव ही होगी। शादी कब कर रही है? शादी कब कर रही है? सर शादी के बारे में अभी फिलहाल सोचा नहीं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैंने एक बहुत बात सारे बता सपने देखे हैं जो अचीव करना बाकी है। ये डेट वेट बिहार में देखिए, इतनी ज्यादा जमीन के मामले हैं तो कोर्ट में डेट होता है। एक तो डेट वो होता है, एक डेट वो होता है जो कि कहीं ना कहीं नैन मटक्का लगा रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो आपका वाला डेट अलग है, कहीं हो रहा है क्या? कोई मिल ही नहीं रहा है। चलाइए भाई, ये भी एक्सक्लूसिव चलाइए। अक्षरा सिंह को अभी तक कोई नहीं मिल रहा है और अक्षरा अभी भी अक्षर में है। कोई शब्द बनने के लिए उन्हें मेहनत करनी नहीं मिल रहा है ना, हाँ। मुझे मेरे मन लायक जो वो बहुत ही अलग होगा। आगे फुलवारी शरीफ टेरर प्लान की बात। पूरी तरह से ये प्लान डिकोड करने के लिए एनआईए अब एक्शन में है। आज पटना समेत कई जिलों में एनआईए ने फरार संदिग्धों के ठिकानों पर दबिश दी। एनआईए ने कहा कहां छापेमारी की, एनआईए के हाथ कौन कौन से सुराग लगे, इस रिपोर्ट में देखिए। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का केस टेक ओवर करते ही एनआईए पूरे एक्शन में है। गुरुवार को एनआईए की टीम ने एक साथ बिहार के कई जिलों में छापेमारी की। पटना से लेकर दरभंगा, मोतिहारी, मधुबनी, नालंदा तक आतंकी कनेक्शन के तार खंगाले गए। दरभंगा में एनआईए ने 3 जगहों पर दबिश दी। पहली टीम ने दरभंगा की उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी के घर पर छापेमारी की। दूसरी टीम सिंहवाड़ा के शंकरपुर के सनाउल्लाह उर्फ आकिब के घर पहुंची और तीसरी टीम ने मुस्तकीम के घर छापेमारी की। दरभंगा के साथ साथ एनआईए की टीम ने मिथिलांचल के मधुबनी में भी धावा बोला, जहां से तौसीफ के लिए इलाके की तलाशी हुई। मोतिहारी के चकिया में भी एनआईए पहुंची। यहां टीम ने रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि रियाज मारूफ पीएफआई का मास्टर ट्रेनर है। एनआईए की टीम ने पटना के फुलवारी शरीफ में भी सिमी का सदस्य रह चुका अतहर परवेज के घर भी छापेमारी की। पीएफआई के कार्यालय जो अहमद पैलेस में है वहां और इसके अलावा अतहर परवेज के आवास पर छापेमारी की गई है। एनआईए की 4 सदस्यीय टीम ने अतहर परवेज के आवास पर छापेमारी की और इस दौरान उनके परिजनों से कई घंटों तक लगातार पूछताछ की।
एनआईए की टीम कई ऐसे इश्यूज हैं जिसको खंगालना चाहती है और यही कारण है कि पटना में अतहर परवेज के आवास से एनआईए की टीम अपने साथ कई सबूत लेकर गई है। इसके अलावा सूत्र बताते हैं कि अतहर परवेज के जो परिजन हैं उनसे एनआईए की टीम ने कई इश्यूज पर लंबी पूछताछ की है। अतहर परवेज पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। एनआईए की नजर खास तौर पर दरभंगा पर है। दरभंगा के 3 अलग अलग जगहों पर एनआईए ने सुबह सवेरे दबिश दी, जिसमें एक नूरुद्दीन जंगी का नाम भी शामिल है। नूरुद्दीन जंगी के घर एनआईए ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। टीम ने नूरुद्दीन जंगी के घर सभी कमरों की तलाशी ली और घर के बाहर और छत से मोबाइल से फोटोग्राफी भी की। मां से लगातार 3 घंटे तक पूछताछ किया गया। इसके क्रम में उनके घर के अगल बगल का फोटोग्राफी भी किया गया। साथ ही कुछ कागजात जो दिखे एनआईए के साथ, जो कागजात भरा बैग था वो भी एनआईए अपने साथ ले गई है। तो ऐसे में एनआईए की टीम की छापेमारी यहाँ पे समाप्त हो गई है। वहीं सिंहवाड़ा जो प्रखंड में 2 आरोपी के घर छापेमारी की जा रही थी, उनके घर भी जो है छापेमारी समाप्त कर ली गई है। दरअसल 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ में छापेमारी के बाद ये खुलासा हुआ था कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा से बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस मामले में कुल 26 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 4 संदिग्ध अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं। अभी भी 22 संदिग्ध पकड़ से बाहर हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के बाड़मेर से। बाड़मेर के भीमड़ा गांव में प्लेन क्रैश हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी है। बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के बाड़मेर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्लेन क्रैश होने की सूचना गांव वालों ने दी है प्रशासन को। आग की लपटों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अभी फिलहाल प्रशासन की टीम वहां पहुंच चुकी है, जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर से बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर विमान हादसे से जुड़ी हुई खबर, जहां पर ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी है। बाड़मेर के भीमड़ा गांव जहां पर प्लेन क्रैश हुआ और बताया जा रहा है कि यहां पर ग्रामीणों ने सबसे पहले प्रशासन को सूचना दी है। आग की लपटें काफी तेज हैं और ऐसे में जो ग्रामीण है काफी दहशत में हैं, डरे हुए हैं। जांच में फिलहाल प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और जांच में प्रशासन जुटा हुआ है कि आखिर ये क्या हुआ। आर्मी का विमान क्रैश हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आर्मी का विमान क्रैश हुआ है राजस्थान के बाड़मेर से। यह बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट हम आपको बता रही है। वो तस्वीर है जिसमें सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। जो ग्रामीण है काफी डरे हुए हैं। आर्मी का विमान क्रैश हुआ, कैसे हुआ इसकी पड़ताल की जाएगी। फिलहाल प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, प्रशासन पहुंच चुका है और कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग आसपास के जो लोग जिन्होंने सूचना दी थी किस इलाके में गिरा, हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये गांव है और जो ग्रामीण काफी दहशत में हैं। ये भी जानकारी मिल गई है कि आर्मी का विमान है जो कि क्रैश हुआ और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, भीमड़ा गांव, राजस्थान के भीमड़ा गांव में प्लेन क्रैश होने की खबर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बाड़मेर से आ रही है। राजस्थान के बाड़मेर से ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने भगवानपुर चौक के पास होटल आरव में छापेमारी की। 2 लड़कियां समेत 5 लोगों को दबोचा। होटल में रेड पड़ते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को भी यह खबर मिली थी होटल में जिस्म का धंधा चल रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बारी बारी से होटल के कमरे की तलाशी लेनी शुरू की तो 2 कमरे से 2 युवक और 2 युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने दोनों युवक और युवतियों के साथ होटल के मालिक को भी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने होटल को सील कर दिया। होटल का मालिक पहले भी शराब मामले में जेल जा चुका है और जेल से निकलने के बाद सेक्स रैकेट और शराब का धंधा चला रहा था। उधर पूर्णिया के गुलाबबाग रेड लाइट एरिया में भी छापेमारी हुई है, जहां से एक दलाल मोहम्मद इश्तियाक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 4 लड़कियों को देह व्यापार के धंधे से मुक्त कराया गया। प्रभारी एसपी ने बताया कि खबर मिली थी कि रेड लाइट एरिया में दूसरी जगहों से लड़कियों को लाकर देह व्यापार कराया जा रहा है, जिसके बाद छापेमारी की गई। रिहा कराई गई लड़कियों में कुछ नाबालिग हैं जिनकी काउंसलिंग की जा रही है। बिहार में पूर्व विधायकों और पूर्व विधान पार्षदों के पेंशन पर बहस छिड़ गई है। बीजेपी कोटे के मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि सरकार पेंशन बंद करने पर सही समय पर निर्णय लेगी, जबकि कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेता पेंशन बंद करने के पक्ष में नहीं हैं। बंद होनी चाहिए
पूर्व विधायकों की पेंशन। सोशल मीडिया में तो यह सवाल काफी पहले से तैर रहा है, लेकिन इस सवाल के जवाब में बीजेपी नेता और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जो कुछ कहा, उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पहले आप नितिन नवीन का जवाब सुन लीजिए। देखिए, हर चीज की प्रक्रिया है और पिछले कई वर्षों में कई चीजों में संशोधन हुए हैं। आने वाले वर्षों में कई चीजों में और भी संशोधन होंगे। देखिए, कोई भी चीज के निर्णय के तरीके होते हैं और जब समय आएगा तो निश्चित रूप से इस पर भी निर्णय होंगे। नितिन नवीन का कहना है कि पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने पर सरकार समय पर निर्णय ले लेगी, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ जेडीयू के नेता भी नितिन नवीन की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। पूर्व विधायकों की पेंशन पर इनके तर्क सुन लीजिए। जिन लोगों को पीएफ या ये दिया जाता है वो सोशल लोग हैं और उनकी जब तक जिंदा हैं वो लोग काम करते रहते हैं, तो अगर बंद कर दिया जाएगा तो कैसे काम होगा? समाज का काम तो रुक जाएगा। तो मेरे ख्याल से समाजी काम करने वालों को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है समाज के लिए, तो ऐसे लोगों को अगर थोड़ी बहुत रकम मिलती है तो मेरे ख्याल से इसको बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। ये मानना कि अपने एमएलए, एमपी, एमएलसी को बहुत सारा पेंशन मिलता है, यह गलत धारणा है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, उनकी माली हालत अच्छी नहीं होती है। अगर उस पेंशन के भरोसे ही कुछ लोग रहते हैं, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। एमएलए और एमपी को जो पेंशन मिलता है वो पेंशन नहीं है, वो निर्वहन भत्ता है, क्योंकि वो सामाजिक जीवन में रहते हैं और उनके पास आवाम का जो एक लगाव होता है, उनके सेवा में ही उनकी सारी चीजें बिकती है। एक पूर्व विधायक को हर महीने 45,000 रुपए पेंशन मिलती है। वर्तमान में बिहार में 900 से ज्यादा पूर्व विधायक और 140 पूर्व विधान पार्षद हैं, जिनके पेंशन पर हर साल सरकारी खजाने से 74 करोड़ रुपए खर्च होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। राजधानी के दीदारगंज में बंधन बैंक के करेंसी चेस्ट की पहली शाखा का उद्घाटन किया गया। रिजर्व बैंक के बिहार झारखंड के रीजनल डायरेक्टर संजीव दयाल ने करेंसी चेस्ट शाखा का उद्घाटन किया। इस मौके पर बंधन बैंक के एमडी चंद्रशेखर घोष मौजूद थे। बंधन बैंक के सीएमडी ने कहा कि उनके लिए खुशी की बात है और आगे ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी और कई शाखाएं खुलेंगी। देखिए, ये बंधन बैंक अभी 7 साल हो गया चालू हुआ, तो दिस इज द फर्स्ट द करेंसी चेस्ट वी आर इनॉग्रेटेड बाय आवर रीजनल डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, and it is a very auspicious moment for all of us, and to see that this is a full-fledged bank with the currency chest. और आगे देखिए जोहार झारखंड।